रुको, एक सेकंड के लिए सोचो। अगर दुनिया का सबसे शांत और अनुशासित देश जापान अचानक ऐसी कार्रवाई करे जो सीधे एक धर्म से टकराती दिखे। लेकिन जापान में आजकल मुसलमानों, खासकर प्रवासी कुर्दों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर दिखाई दे। अब इस देश में मुस्लिमों को दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। जी हाँ, जापान ने एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया है जिसने पूरे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर गहरा असर डाला है। शांत संस्कृति, साफ सफाई, सख्त सामाजिक नियमों के लिए पहचाने जाने वाले जापान में मस्जिद निर्माण के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। तो क्या वो सिर्फ एक घटना होती है या फिर किसी बड़े बदलाव का संकेत? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक मस्जिद की बात नहीं करने वाले, बल्कि उस छिपी हुई कहानी को खोलने वाले हैं जो धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा बदल रही है। जरा इमेजिन करो, एक ऐसा शहर जहां सब कुछ शांत है, साफ सड़कें, डिसिप्लिन्ड लोग, और अचानक एक ऐसी खबर फैलती है जो लोगों के दिमाग में डर, गुस्सा और सवाल भर देती है। भीड़ सड़कों पर उतरती है, नारे गूंजते हैं, और जो चीज बाहर से एक कंस्ट्रक्शन लगती थी वो अंदर से एक क्लैश बन जाती है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वहां क्या हुआ। असली सवाल ये है क्यों हुआ, और उससे भी बड़ा, क्या ये पहली बार हुआ है या इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी? क्योंकि जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये उस इनविजिबल टेंशन की कहानी है जो कल्चर, आइडेंटिटी और पावर के बीच धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। और यकीन मानो, इस वीडियो के आखिर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हें एहसास होगा कि ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। तो सवाल ये है, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो या फिर वही देखना चाहते हो जो तुम्हें दिखाया जा रहा है? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जापान, एक ऐसा देश जिसे दुनिया शांति, अनुशासन और सम्मान के लिए जानती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी जापान ने सरेआम एक मस्जिद को तोड़ दिया? जी हां, वो भी खुलेआम, बिना किसी डर के, और पूरी दुनिया बस देखती रह गई। सोचिए, एक तरफ वो देश जहां इंसानियत और नियमों की मिसाल दी जाती है और दूसरी तरफ ऐसी घटना जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना बढ़ गया कि मस्जिद तक को नहीं बख्शा गया? और सबसे चौंकाने वाली बात, जब ये सब हो रहा था तब दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश पूरी तरह खामोश क्यों रहे? क्या ये सिर्फ एक इमारत गिराने का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी है जिसे आपसे जानबूझकर छुपाया जा रहा है? क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। असल कहानी तो अब शुरू होती है, और यकीन मानिए आगे जो खुलासा होगा वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। लेकिन ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक मस्जिद गिराने की घटना है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे बदलाव की कहानी है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। आखिर जापान जैसा शांत देश अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? क्यों एक मस्जिद को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ कि मामला सड़कों तक पहुंच गया? क्या ये सिर्फ धार्मिक टकराव है या इसके पीछे कोई और गहरी रणनीति छुपी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब अचानक हुआ या इसकी तैयारी पहले से चल रही थी? क्योंकि जो चीजें अब सामने आ रही हैं वो इशारा कर रही हैं कि मामला सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि कई सालों से धीरे धीरे कुछ ऐसा बन रहा था। आज इसका नतीजा अब दुनिया के सामने है। लेकिन असली वजह क्या है और वो कौन सा कारण है जो इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा चौंकाने वाला बना देता है, ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि कहानी अभी बस शुरू हुई है। जापान,
एक ऐसा देश जिसकी पहचान दुनिया में शांति, अनुशासन और अपनी परंपराओं के लिए होती है। यहाँ लोग कानून का इतना सम्मान करते हैं कि छोटी से छोटी गलती भी उन्हें असहज कर देती है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, साफ सुथरी सड़कें, शांत माहौल और एक जैसी सोच रखने वाला समाज। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में सब कुछ इतना शांत है, या इस शांति के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो धीरे धीरे एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जापान के अंदर एक बड़ा बदलाव आया है। घटती जनसंख्या और कामगारों की कमी को पूरा करने के लिए जापान ने बाहरी देशों के लिए अपने दरवाजे खोले और इसी के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम प्रवासी मजदूर, खासकर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों से यहां आकर बसने लगे। आज जापान में मुस्लिम आबादी लाखों में पहुंच चुकी है, जो धीरे धीरे अपनी पहचान, अपने रीति रिवाज और अपने धार्मिक तरीकों के साथ वहां की संस्कृति का हिस्सा बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली टकराव। एक तरफ जापान की पारंपरिक, एक रूप और बेहद संरक्षित संस्कृति, और दूसरी तरफ अलग पहचान, अलग मान्यताओं और अलग जीवन शैली के साथ आने वाले लोग। बाहर से सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये फर्क एक तनाव में बदलता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि अब जो सामने आ रहा है वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी कहानी की शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे ये बदलाव बढ़ा, वैसे वैसे जापान के नियम भी सख्त होते गए। कहा जाता है कि वहां पहले से ही कई ऐसी पाबंदियां लागू हैं जो सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करती हैं। मस्जिद बनाने पर कड़ी निगरानी, खुले में नमाज पढ़ने पर रोक और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगभग बैन जैसा माहौल। अब आप सोचिए, जहां धार्मिक पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा ही इबादत से जुड़ा हो, वहां अगर उसी पर पाबंदी लगने लगे तो हालात किस दिशा में जाएंगे। इतना ही नहीं, कब्रिस्तानों को लेकर भी सख्ती की खबरें सामने आती रही हैं। कहा जा रहा है कि कई जगहों पर मुस्लिम कब्रिस्तान बनाने या चलाने पर भी रोक लगाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ कानून और नियमों का हिस्सा है, या इसके पीछे कोई ऐसी सोच काम कर रही है जो धीरे धीरे एक खास समुदाय को सीमित करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जब एक के बाद एक बैन, रॉक और पाबंदी की खबरें सामने आती हैं, तो मामला सिर्फ नियमों तक सीमित नहीं लगता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जो आगे हुआ उसने इस पूरे मुद्दे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है। और अब बात उस घटना की जिसने इस पूरे मुद्दे को आग की तरह भड़का दिया। जापान के कनागावा प्रांत में स्थित फूजीसावा शहर एक शांत, व्यवस्थित और परंपराओं से जुड़ा इलाका, जहां सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी अचानक एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे शहर का माहौल बदल दिया। यहाँ एक विशाल मस्जिद के निर्माण की योजना सामने आई। पहली नजर में यह सिर्फ एक धार्मिक ढांचा लग सकता है, लेकिन असली विवाद इसकी लोकेशन को लेकर शुरू हुआ, क्योंकि यह मस्जिद किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि एक प्राचीन और बेहद पवित्र शिंटो मंदिर के ठीक पास बनाई जा रही थी। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ सदियों पुराना मंदिर जो जापान की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, और दूसरी तरफ उसके बिल्कुल करीब तेजी से बनती एक बड़ी मस्जिद। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। स्थानीय लोगों के लिए यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि उनकी परंपराओं के ठीक बगल में एक ऐसा बदलाव था जिसे वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय सभाओं तक हर जगह इसी मुद्दे की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसे उकसावे की कार्रवाई कहा, तो कुछ ने इसे अपनी संस्कृति के खिलाफ एक सीधी चुनौती बताया। और देखते ही देखते जो एक निर्माण परियोजना थी, वो एक बड़े विवाद में बदल गई। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था, क्योंकि जो इसके बाद हुआ उसने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया। और फिर जो हुआ उसने इस पूरे विवाद को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। फूजीसावा की शांत सड़कों पर अचानक भीड़ उमड़ने लगी। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हाथों में बैनर, पोस्टर और गुस्से से भरे नारे। हर तरफ एक ही आवाज गूंज रही थी, हम अपने इलाके में ये नहीं चाहते, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। स्थिति इतनी तेजी से बिगड़ी कि प्रशासन को तुरंत हरकत में आना पड़ा। जहां कल तक शांति थी, वहां अब तनाव साफ महसूस होने लगा। भीड़ का मनोविज्ञान भी अजीब होता है। एक इंसान अकेले में जितना शांत होता है, वही भीड़ में उतना ही उग्र हो जाता है। और यहां भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोगों का गुस्सा सिर्फ मस्जिद के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस बदलाव के खिलाफ था जिसे वो अपने आसपास होते हुए देख रहे थे। धीरे धीरे यह मामला एक निर्माण से निकलकर हम बनाम वो की लड़ाई में बदलने लगा। एक तरफ स्थानीय लोग जो अपनी पहचान और परंपराओं को बचाने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो लोग जो इसे अपने अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा मान रहे थे। नारेबाजी तेज होती गई, भीड़ बढ़ती गई, और माहौल इतना गर्म हो गया कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता था। अब यह सिर्फ विरोध नहीं था, यह एक टकराव की शुरुआत थी जिसका असर बहुत दूर तक जाने वाला था। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन समझना बेहद जरूरी।
जहां एक तरफ स्थानीय लोग अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बचाने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठनों और अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थकों ने इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उनका कहना था, क्या किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या एक समुदाय सिर्फ इसलिए अपने धार्मिक स्थल नहीं बना सकता क्योंकि वह संख्या में कम है? यहीं से शुरू हुआ असली टकराव, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सांस्कृतिक पहचान। एक तरफ वो लोग थे ना जो कह रहे थे, याई ये हमारी जमीन है, हमारी परंपराएं हैं और हम इन्हें बदलने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ वो लोग जो सवाल उठा रहे थे, अगर यहाँ रहने वाले लोगों को अपने धर्म का पालन करने की आजादी नहीं मिलेगी तो फिर बराबरी का मतलब क्या रह जाता है? स्थिति इतनी जटिल हो गई कि सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली पड़ने लगी। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक विवाद लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह दो सोचों, दो विश्वासों और दो अलग दुनिया के टकराने की कहानी बन चुका है। और जब ऐसे टकराव बढ़ते हैं तो उनका असर सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया इसका असर महसूस करती है। लेकिन अगर आप इस पूरी घटना को सिर्फ एक शहर या एक मस्जिद तक सीमित समझ रहे हैं, तो शायद आप उस बड़ी तस्वीर को मिस कर रहे हैं जो धीरे धीरे सामने आ रही है। पिछले 20 सालों में जापान के समाज में जिस तेजी से बदलाव आया है, उसने वहां के लोगों के मन में एक नई बेचैनी पैदा कर दी है। एक ऐसा देश जो हमेशा से अपनी एक रूप संस्कृति, अपने नियमों और अपनी परंपराओं पर गर्व करता रहा, वहां अचानक अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक मान्यताओं का प्रवेश हर किसी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि अब जापान फर्स्ट जैसी सोच भी खुलकर सामने आने लगी है, जहां कहा जाता है विदेशी लोग आएं, काम करें, लेकिन उन्हें पूरी तरह जापान के नियमों और परंपराओं में ढलना होगा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ अपनी पहचान बचाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कहीं ना कहीं एक डर छुपा है, कल्चरल इन्वेजन का डर? क्योंकि जब एक समाज को लगता है कि उसकी पहचान धीरे धीरे बदल रही है, तो वो स्वाभाविक रूप से रिएक्ट करता है, और शायद फुजीसावा का ये विवाद भी उसी रिएक्शन का एक हिस्सा है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्या ये सिर्फ जापान की कहानी है या दुनिया के कई देशों में ऐसा ही कुछ धीरे धीरे हो रहा है? क्योंकि जो संकेत यहाँ दिख रहे हैं वो भविष्य की एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये मामला जापान से निकलकर दुनिया के सामने आया, एक और सवाल अचानक उठने लगा, क्या ये सिर्फ जापान तक सीमित है या फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? अगर नजर घुमाकर चीन की तरफ देखें तो वहां की तस्वीर और भी ज्यादा चौंकाने वाली बताई जाती है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वहां धार्मिक गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण है, मस्जिदों के स्वरूप में बदलाव, धार्मिक पहचान पर निगरानी और कई तरह की पाबंदियों की बातें सामने आती रही हैं। अब सोचिए, एक तरफ जापान में बढ़ता विवाद और दूसरी तरफ चीन में पहले से ही सख्ती की खबरें। तो क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा पैटर्न बन रहा है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है, जब ये सब हो रहा है तो दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देश आखिर खामोश क्यों हैं? क्यों कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा? क्यों कोई बड़ा बयान नहीं दिया जा रहा? क्या ये कूटनीति है या फिर आर्थिक और रणनीतिक रिश्तों की मजबूरी? क्योंकि सच ये है, आज के समय में देश सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि अपने हितों से फैसले लेते हैं, और शायद यही वजह है कि कई बार ऐसे मुद्दों पर आवाज उतनी बुलंद नहीं होती जितनी होनी चाहिए। लेकिन अगर यह खामोशी जारी रही तो क्या भविष्य में ऐसे मामलों की संख्या और बढ़ेगी? ये सवाल सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, और इसका जवाब अभी तक किसी के पास साफ तौर पर नहीं है। और अब जब आप इस पूरी कहानी को शुरुआत से अंत तक देखते हैं तो सवाल सिर्फ एक मस्जिद या एक शहर का नहीं रह जाता। यह सवाल बन जाता है, दुनिया किस दिशा में जा रही है? आज जापान में जो हो रहा है, कल वो किसी और देश में भी हो सकता है। आज एक विवाद है, कल यह एक ट्रेंड बन सकता है। और अगर हालात ऐसे ही बदलते रहे तो क्या आने वाले समय में अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के बीच टकराव और बढ़ेगा, या फिर दुनिया कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जहां पहचान भी बचे और संतुलन भी बना रहे? क्योंकि सच यही है, जब भी कोई समाज तेजी से बदलता है तो टकराव होना लगभग तय होता है। लेकिन ये टकराव किस हद तक जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं और कैसे संभालते हैं। फुजीसावा की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक संकेत है, एक चेतावनी कि दुनिया बदल रही है और शायद हमारी सोच को भी बदलने की जरूरत है। अब सवाल आपसे है, क्या ये सब सिर्फ एक अलग थलग घटना है या फिर एक बड़ी कहानी की शुरुआत जो अभी पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाली है? आज जापान, कल कौन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया सच में बदल रही है या हम अब जाकर उसे समझ पा रहे हैं? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि इस मुद्दे पर आपकी सोच इस चर्चा को और आगे ले जा सकती है। दोस्तों,
आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।